बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे थ्रेड स्केजुलिंग। थ्रेड स्केजुलिंग क्या है? थ्रेड स्केजुलिंग ये है कि बेसिकली हमें ये मालूम है कि जो कर्नल लेवल के ऊपर भी हमारे पास थ्रेड्स मौजूद हैं और यूज़र लेवल पे भी हमारे पास थ्रेड्स मौजूद हैं। तो आपने इन दोनों को आपस में जो है एक तो इनके डिस्टिंक्शन होनी चाहिए कि कौन सा लेवल का थ्रेड कौन सा है और आपने कौन से थ्रेड को जो है वो किसके साथ जो है वो बाइंड करना है जब आपने इसकी वर्किंग करवानी है। हमारे पास मॉडल्स मुख्तलिफ मौजूद हैं, जिस तरह के मैनी टू वन का मॉडल मौजूद है, मैनी टू मैनी का मॉडल मौजूद है, थ्रेड लाइब्रेरीज़ मौजूद हैं। अब चीज़ ये कि आपने इनको भी जिस तरह हमें प्रोसेस को स्केजूल करने की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह हमें इनकी थ्रेड की भी स्केजूलिंग करनी पड़ेगी। तो जब हम इसकी थ्रेड की स्केजूलिंग करेंगे तो हमारे पास बेसिकली दो जो हैं वो कंटेंशंस आ सकती हैं। एक कंटेंशन है जो प्रोसेस लेवल के ऊपर है, जिसको आप कहते हो प्रोसेस कंटेंशन स्कोप, और दूसरी जो चीज़ है दैट इज़ योर सिस्टम लेवल, जिसको आप कहते हो सिस्टम कंटेंशन स्कोप। जो प्रोसेस लेवल पे है वो प्रोसेस थ्रेड्स को देखती है, और जो सिस्टम लेवल की कंटेंशन है वो आपके कर्नल थ्रेड्स को जो है वो स्केड्यूल करने में मदद देती है। अब जब हम बात करेंगे कि प्री थ्रेड जो है उसकी स्केजुलिंग कैसे होती है, तो जिस हमने बात की कि जो पी थ्रेड है, चूँकि प्रोसेस थ्रेड है, ये स्केजुलिंग यूज़ होगी पीसीएस के थ्रू। और अगर हमें सिस्टम की जो कर्नल है वो उसके साथ स्केजुलिंग करनी है, तो जो सिस्टम के थ्रेड को जो हमने असाइनमेंट करनी है फॉर यूज़र लेवल, तो हम उसके लिए जो यूज़ करेंगे वो हम सिस्टम जो है कंटेंशन स्कोप जो है वो उसको यूज़ करते हुए हम यहाँ पे जो है वो स्केजुलिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब मल्टीपल प्रोसेसर स्केजुलिंग क्या है? मल्टीपल प्रोसेसर स्केजुलिंग ये हमारे पास ये है कि पहले हम बात कर रहे थे अभी तक जितनी भी है वो हमारे पास सिंगल प्रोसेसर के ऊपर जो है वो वर्किंग हो रही है, लेकिन जब हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोसेसर्स और नंबर ऑफ़ कोर्स इंक्रीज़ करना शुरू हो जाते हैं तो हमारे जो स्केजुलिंग मैकेनिज़्म है उसके अंदर भी कम्प्लेक्सिटीज़ आना शुरू हो जाती हैं। तो हमें इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि हमारे पास मल्टीपल कोर्स और मल्टीपल प्रोसेसर्स मौजूद हैं। तो जब आप ये चीज़ आप इंक्लूड कर लेते हैं अपने रिसोर्सेज के अंदर, तो अब आपको जो रिसोर्सेज एक सिस्टम ने प्रोसेसर को प्रोवाइड करने हैं वो अब सिंगल प्रोसेसर नहीं है, वो मल्टीपल कोर्स या मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं। वो मल्टीपल कोर्स या मल्टीपल प्रोसेसर्स आपके एक प्रोसेस को कैसे हैंडल करने में मदद दे सकते हैं, या आपके प्रोसेस को जो है वो जल्दी इनिशियलाइज और जल्दी एंडिंग करने में कैसे मदद दे सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। देखते हैं हम कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। CPU scheduling is more complex when multiple CPUs are available। मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही बात की कि मल्टीपल CPU या कोर के केस में हमारे पास जो है वो scheduling एल्गोरिथम जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह क्या है? एक तो होमोजीनियस प्रोसेसर्स विद इन द मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स, दूसरी चीज़ है हमारे पास एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। That means कि only one processor assesses the system data structures, allowing the need of the data sharing। अब एक को आपने जो आपके पास मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है, किसी एक प्रोसेसर को आपने ये अलाउ किया हुआ कि जी वो एक स्पेसिफिक डाटा उठाता है, जबकि आपके पास एक पूल ऑफ डाटा मौजूद है, तो आपने उसको वो डाटा कैसे हैंडल करने की कैपेसिटी प्रोवाइड की है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपके स्केजुलिंग को जो है वो मुतासर करती हैं। नेक्स्ट वन इज़ योर सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, SMP। ईच प्रोसेसर इज़ itself scheduling all processes in common ready queue, और ईच हैज़ इट्स ओन प्राइवेट क्यू फॉर रेडी प्रोसेसेस। अब जितने अभी इसके अंदर आपके पास ये चीज़ है कि आप उनको कैसे हैंडल करने जा रहे हो। आपके हर प्रोसेसर के पास एक कॉमन जो है एक क्यू मौजूद है,
जिसके अंदर जो आपका प्रोसेसर आता है और अराइव होता है जॉब के लिए, तो वो सारे के सारे उस क्यू के अंदर, रेडी क्यू के अंदर लगते हैं। और जब आप उस क्यू के अंदर से आप आगे जाते हैं और उसके बाद आपके पास हर एक के पास एक अलग कोर है, तो आपने, या अगर मैं इस तरह बात करूं कि आपके पास एक जो प्रोसेस है वो आता है एग्जीक्यूशन के लिए, तो आप उसको एक रेडी क्यू में डाल देते हो। रेडी क्यू के बाद किस प्रोसेसर ने उसको हैंडल करना है, यानी आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, हर प्रोसेसर की अपनी भी आगे एक एक क्यू मौजूद है जो उसके पास आने वाले प्रोसेसेस को हैंडल कर रही है। सो एक कॉमन क्यू है और एक हर एक की अलग प्राइवेट क्यू है। तो जो मेन क्यू के अंदर आके प्रोसेसर लगे हैं, उसके बाद वो एक सेपरेट क्यू के अंदर हर एक के प्राइवेट क्यू के अंदर जाके लगेंगे। तो ये मैकेनिज्म आप कैसे हैंडल करेंगे, तो ये आपका जो है ये भी चीज़ें जो हैं आपकी स्केजुलिंग के अंदर जो है वो अब आपको देखनी पड़ेंगी, जो इससे पहले आप नहीं देख रहे थे। पहले आपके पास जस्ट एक रेडी क्यू थी और वहाँ से आपने जो है उसको प्रोसेसर असाइन किया था और वो जॉब कंप्लीट करता था। जबकि अब आपकी जो रेडी क्यू है वो भी कॉम्प्लेक्स हो गई है। एक आपकी कॉमन है जिसके अंदर आपका प्रोसेसर आके लगा है, और उसके बाद उसको कौन सा प्रोसेसर असाइन होगा ये डिपेंड करता है। और जब उसको प्रोसेसर असाइन होगा तो वो उस प्रोसेसर की क्यू में जाके लगेगा, और फिर वहाँ से जो है वो आगे जो है उसको रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, जिसके बाद वो अपनी वर्किंग को कंप्लीट कर सकेगा। Next one is your processor affinity. Has an affinity for processors. Process has an affinity for processor on which it is currently running. सॉफ्ट अफिनिटी भी हो सकती है, हार्ड अफिनिटी भी हो सकती है कि आपके पास जो मेमोरी है प्रोसेसर की, वो कितनी की बाइंडिंग हुई हुई है उस जॉब के साथ। यानी आप कितना जो है डाटा जो है वो डायरेक्टली उसी के साथ बाइंड हो गया है और वो कहीं और यूज़ नहीं हो सकता। जितना आप उसको हार्ड बाइंडिंग में ले जाएंगे उतना वो एक ही प्रोसेसर पे यूज़ हो सकता है। और अगर आप उसकी अफिनिटी को थोड़ा सा सॉफ्ट कर देते हैं कि वो जो है अनबाइंड कर देते हैं प्रोसेस को या थ्रेड को, या इसको इस तरह कहना चाहिए कि आपका जो प्रोसेसर थ्रेड है उसको जो है वो आपने जो है एग्जीक्यूशन के लिए जब आपका एक प्रोसेस आया है तो उसने एग्जीक्यूट होना है, तो वो प्रोसेस जो है वो एक सीपीयू के साथ उसको सीपीयू रिसोर्स मिलेगा, यानी उसको सीपीयू का एक थ्रेड मिलेगा जिस पे उसने अपनी वर्किंग करनी है। अब ये थ्रेड जो है उसके साथ कितनी ज़्यादा बाइंडिंग में है, अगर वो लूज बाइंडिंग में है कि वो थोड़ा सा जो है एक हार्ड बाइंडिंग कह लें और एक उसकी जो है वो सॉफ्ट बाइंडिंग आ जाएगी। हार्ड बाइंडिंग है इसके वो टोटली इसके ऊपर इसके साथ ही अटैच्ड है, और सॉफ्ट बाइंडिंग ये है कि कुछ वर्किंग उसने यहाँ पे की है और कुछ जो है वो किसने किसी और थ्रेड के साथ मिलके की है। तो आपके जो है वो उसकी इन दोनों चीज़ों के अंदर जो है कि आप उसको कितना हार्ड बाइंडिंग में रखते हैं उस थ्रेड के साथ या कितना लूज बाइंडिंग में रखते हैं, इससे भी आपकी प्रोसेसर की स्केजुलिंग जो है वो इफेक्ट होगी। जस्ट लाइक आपको एक सीपीयू है और आप मेमोरी, अब यहाँ पे कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक जो है वो जनरल हमारे पास क्यू मौजूद है। यहाँ से हमारे पास जो भी प्रोसेसेस आते हैं वो इस क्यू में लग रहे हैं, उसके बाद वो हर एक सीपीयू को अलग असाइन हो गए। अब जो हर एक को अलग असाइन हो गए उनके पास एक अलग मेमोरी मौजूद है और उसके पास सीपीयू रिसोर्सेज मौजूद है। जितना वो एक ही प्रोसेसर के पास वर्किंग में है उसके पास अपनी मेमोरी मौजूद है, वो इसको ज़्यादा अच्छे एक्सेस में लेके आ सकता है और इसको जल्दी जो है वर्किंग को कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि इसके पास रिसोर्सेज जो हैं वो यहीं पे अवेलेबल हैं। लेकिन अगर उसको कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत है जो कि किसी दूसरे प्रोसेसर की मेमोरी में मौजूद हैं, लेट से कि अगर आप बात करते हैं कि आप एक प्रोसेस में हैं और उसकी कुछ डाटा जो है वो दूसरी मेमोरी के अंदर मौजूद है, तो आपको वो डाटा अगर रिट्रीव करना है या उस डाटा को यूज़ करना है तो आपको उसकी मेमोरी से जाके उस डाटा को यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि वो दूसरे प्रोसेसर के ऊपर जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। सो या आपकी जो प्रोसेसिंग है वो इफ़ेक्ट हो रही है उस वैल्यू से जो कि दूसरे प्रोसेसर के पास उसकी मेमोरी में मौजूद है। सो इन दैट केस आपकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी।
सो अगर आपके पास जितना भी डाटा है जो आपको रिक्वायर्ड है अपने प्रोसेस की एग्जीक्यूशन में, वो आपकी अपनी मेमोरी में मौजूद है, तो फिर तो आपकी वर्किंग तेज़ है। लेकिन अगर आपको इन्हिसार करना पड़ रहा है उस डाटा मेमोरी के ऊपर जो कि किसी और सीपीयू के पास है, और वहाँ से जो रिजल्ट्स जनरेट हो रहे हैं वो आपकी वर्किंग को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, सो इन दैट केस आपकी वर्किंग स्लो हो जाएगी अनटिल अनलेस के वो तमाम डाटा या तमाम वर्किंग आपके अपने सीपीयू के पास हो। सो ये आप जो है वो कोरिलेट कर सकते हैं कि आपकी जो एफिनिटी के साथ ये कितनी जो है वो आपको वो प्रॉब्लम कर सकती है। अगर तो आपके पास टोटली रिसोर्सेज आपके पास ही मौजूद हैं, एक ही सीपीयू के पास मौजूद हैं, जो डाटा उसको चाहिए वो आप ही के पास मौजूद है, आपने डायरेक्टली उस पर वर्किंग करनी है, तो आपकी वर्किंग आसान है। लेकिन अगर आपने इन्हिसार करना है किसी और वर्किंग के ऊपर, किसी और सीपीयू की वर्किंग के ऊपर, उसके रिजल्ट्स जनरेट होने पे, तो आपकी वर्किंग स्लो हो जाएगी। तो जितनी आप सिंगल सीपीयू के ऊपर रहेंगे वो उतना आपके लिए आसानी है कि सारे रिजल्ट्स आप खुद ही जनरेट कर रहे हैं, उसी के ऊपर आप अपनी वर्किंग को कंप्लीट कर रहे हैं। लोड बैलेंसिंग डेफिनेटली जब हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर मौजूद हैं तो हमने बेहतरीन अपनी एफिशिएंसी उस तक हमें अचीव हो सकती है जब हम अपने सीपीयू को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन में लेके जा सकते हैं। और इस काम के लिए आपको लोड बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है, यानी जितने भी आपके प्रोसेसर्स हैं वो अपनी मैक्सिमम यूटिलिटी की तरफ जा रहे हों। तो इस काम के लिए आप क्या करेंगे, आपने एक तो लोड बैलेंसिंग करनी है, अटेम्प्ट टू कीप वर्क लोड इवनली डिस्ट्रीब्यूट, जितना भी आपका लोड आ रहा है वो आप तमाम को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करें। दूसरी चीज़ आपके पास मौजूद है दैट इज़ पुश माइग्रेशन, पीरियोडिक टास्क चेक लोड ऑन ईच प्रोसेसर। आप हर प्रोसेसर पे एक आफ्टर सम टाइम चेक करते हैं कि लोड क्या जा रहा है। अगर तो आपको एक सीपीयू जो है वो ओवरलोडेड नज़र आता है तो उसका लोड जो है वो आप कम लोडेड वाले प्रोसेसर के ऊपर जो है या सीपीयू के ऊपर जो है वो शिफ्ट कर देते हैं। इसी तरह है पुल माइग्रेशन, अगर आपको नज़र आता है कि जो स्केजुलर है उसको ये चीज़ नज़र आती है कि आपका एक प्रोसेसर जो है वो आइडल मौजूद है, जो कि दूसरे के प्रोसेसर के पास काफ़ी ज़्यादा काम है, तो आप एक जगह से उससे डाटा पिक करेंगे और आइडल वाले पे माइग्रेट करवा देंगे। सो ये आपकी जो है वो पुल माइग्रेशन हो जाएगी। मल्टी कोर प्रोसेसिंग, जिस तरह मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स के अंदर आपको जो है वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं, तो डेफिनेटली आपके पास जो मल्टी कोर है वो भी आपको जो है वो मज़ीद कॉम्प्लेक्सिटीज़ जनरेट करके देगा। नो डाउट उससे आपकी वर्किंग काफ़ी तेज़ हो जाएगी, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटीज़ डेफिनेटली क्रिएट होंगी। रिसेंट ट्रेंड्स टू प्लेस मल्टीपल प्रोसेसर कोर्स ऑन सेम फिजिकल चिप, डेफिनेटली आपके पास पहले मल्टीपल प्रोसेसर्स आते थे, यहाँ तक तो बात ख़त्म होती थी, लेकिन अब आपके जो मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं अब उसको भी आप जो है वो डिवाइड कर देते हैं कोर्स के अंदर। इसको डुअल कोर हो गया या क्वाड कोर हो गया, इस तरह आपने उसको मल्टीपल कोर्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। अब ये जो कोर डाटा जो है ये अब आपकी यानी जो पहले आप सिंगल प्रोसेसर के अंदर एक वक्त में एक काम कर रहे थे, अब मल्टी प्रोसेसर्स के अंदर आपको ये फ़ायदा हो गया कि आपने एक वक्त में दो काम करना शुरू कर दिए। जब आप वहीं पे मल्टीपल कोर्स के अंदर आ गए तो विद इन सेम प्रोसेसर आपके पास एक टाइम में ज़्यादा वर्किंग पॉसिबल है, और आपके पास जब वो मल्टीपल प्रोसेसर्स मौजूद हैं तो अगर एक के अंदर दो काम हो रहे हैं और दूसरे में भी दो काम हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपका क्वांटम जो है वो और बेहतर हो जाता है, और आप एक वक्त में जहाँ पे एक काम करते हैं वो आप मल्टी प्रोसेसर प्लस मल्टी कोर के अंदर एक वक्त में चार काम कर रहे हैं। सो मल्टीपल कोर्स का बेसिक फ़ायदा क्या है कि एक तो वर्किंग फास्ट हो जाती है, आपको दूसरी चीज़ है कि आपको जो है वो लेस पावर कंजम्पशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब आप एक अलहदा पूरा प्रोसेसर लगाते हैं तो उसके लिए ज़्यादा आपको जो है वो रिसोर्सेज जनरेट करने की, पावर रिसोर्सेज जनरेट करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब आप विद इन द सेम प्रोसेसर कोर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो चूंकि आपके सेम प्रोसेसर है उसकी पावर नीड में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। यानी अगर सपोज़ एक प्रोसेसर को 10 वाट पावर चाहिए और अगर आप एक और प्रोसेसर लगा रहे हैं इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो आपको जो है वो 20 वाट पावर की ज़रूरत पड़ जाएगी। लेकिन अगर आप जो है सिर्फ कोर को मल्टी कोर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जहां आपने 10 किया तो वहां पे शायद आपको 11 या 12 या 13 की पावर की ज़रूरत पड़ती है।
तो आपके पास जो पावर कंजम्पशन है वो उस लेवल पे नहीं जाएगी कंजम्पशन वाइज में, जितनी आपको एक मल्टी प्रोसेसर के केस में ज़्यादा चाहिए। नंबर दो फ़ायदा आपको एक और ये है कि चूंकि हमें ये बात ऑलरेडी हमने देखी है कि हमारे पास जो प्रोसेसर्स हैं उसके आगे हमारे पास थ्रेड्स रन करते हैं, तो जितने हमारे पास कोर्स इंक्रीज़ कर जाएंगी तो उतने ही हमारे पास जो है वो थ्रेड्स भी इंक्रीज़ कर जाएंगे। क्योंकि अगर सपोज एक प्रोसेसर जो था सिंगल प्रोसेसर वो दो थ्रेड्स को रन कर रहा था, तो अगर आपने उस एक प्रोसेसर को 4 कोर्स में डिवाइड कर दिया है और हर एक कोर दो जो है वो थ्रेड्स को रन करती है, तो आप खुद ही कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 2 × 4 विल बी दी 8 थ्रेड्स, जो कि एक वक्त में अब आपके पास जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे फॉर योर वर्किंग। सो ये आपके पास जो है वो आपकी वर्किंग को तेज़ करने के लिए आपको ये चीज़ें ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएंगी। सो मल्टीपल थ्रेड्स पर कोर आल्सो ग्रोस, take advantage of memory stalling to make process progress on another thread while memory retrieves happenings। ये आपको कहाँ पे फ़ायदा दे सकती हैं, ये आपको वहाँ पे फ़ायदा दे सकती हैं कि जब आपकी मेमोरी स्टॉलिंग होनी है। मेमोरी स्टॉलिंग हमने पहले भी बात की थी कि हमारे पास दो किस्म के प्रोसेसर होते हैं, आईओ बाउंड होते हैं और हमारे पास सीपीयू बाउंड होते हैं। जो आईओ बाउंड प्रोसेसर्स हैं उनका मेजॉरिटी ऑफ टाइम हमारे पास जो है वो आईओ से जो है वो इनपुट लेने में या रिज़ल्ट जनरेट करने में जो है वो टाइम कंज्यूम होता है। सो ये अगर हम उसको ना भी बात करें, अगर एक नॉर्मल प्रोसेस की बात करें, तो हमारे पास दोनों चीज़ें मौजूद हैं। एक वो टाइम पीरियड है जिसमें आपका प्रोसेस जो है वो सीपीयू से डाटा प्रोसेस करवा रहा है, और एक वो उसका टाइम है जिसमें उसने इनपुट रिसीव करनी है और प्रोसेस के बाद वो जो इनपुट को मैनिपुलेटेड आउटपुट जनरेट हुई है वो आपने कहीं स्टोर करवानी है। सो ये इन दोनों केसेस में 1 और 3 में जहाँ पे आपने डाटा आ रहा है और जहाँ पे डाटा जा रहा है, ये वो जगह पे जहाँ पे मेमोरी स्टॉलिंग हो रही है, जहाँ पे आपका सीपीयू वर्किंग नहीं कर रहा। जब आपका सीपीयू वर्किंग नहीं कर रहा तो वो आइडल पोजीशन में है, तो आपकी मल्टी थ्रेड आपको ये फ़ायदा दे जाती है कि जितनी देर आपका प्रोसेसर आइडल है तो आप थ्रेड स्विचिंग करेंगे और थ्रेड स्विच करके जो है आप दूसरे प्रोसेस को जो है वो टाइम दे देंगे कि वो अपनी वर्किंग जो है उतनी देर में कंप्लीट कर ले जितनी देर में आपका प्रोसेस 1 जो है वो जो है वो मेमोरी स्टॉलिंग कर रहा है या मेमोरी से डाटा रिसीव या सेंड कर रहा है। सो मल्टी थ्रेड मल्टी कोर के अंदर हम किस तरह बात करेंगे, अगर तो हमारे पास सिंगल थ्रेड मौजूद है, तो अगर एक सिस्टम के ऊपर हमारे पास एक सिंगल थ्रेड मौजूद है तो वो आपको पहले एक यानी उसके पास मल्टीपल फेज दो फेजेस आएंगे। एक में वो कंप्यूट कर रहा होगा या सीपीयू की वर्किंग हो रही होगी, और दूसरा पोजीशन वो है जिसमें वो मेमोरी स्टॉलिंग कर रहा है या मेमोरी से डाटा रिसीव या सेंड कर रहा है। डेफिनेटली आपने डाटा मंगवाया है, उसके बाद आपने उसको प्रोसेस किया है और उसके बाद जो रिज़ल्ट जनरेट हुए आपने उसको जाके सेव करवाना है। सो ये जब आपकी वर्किंग हो रही है तो आपके पास इस टाइम के अंदर आपका जो सीपीयू है वो कोई वर्किंग नहीं कर रहा, वो आइडल बैठा है, आपकी एफिशिएंसी है वो जो है वो लूज़ हो रही है। जब आप मल्टी थ्रेड के अंदर बात करते हैं तो जैसा कि आपका एक प्रोसेसर ने कंप्यूट किया और उसने अपनी मेमोरी स्टॉलिंग शुरू की, तो आप थ्रेड को जो है वो स्विच करेंगे और जो दूसरा थ्रेड है उसको लेंगे ताकि वो अपनी कंप्यूटेशन कर ले, और जब वो मेमोरी स्टॉलिंग में जाएगा तो आपने उतनी देर में मेमोरी स्टॉलिंग कर ली और आप रेडी हैं नेक्स्ट कंप्यूटेशन करने के लिए। और जब आप इसकी कंप्यूटेशन के बाद इसकी मेमोरी स्टॉलिंग में जाएंगे, बाय दैट टाइम आपका जो थ्रेड ऑल्टरनेटिव थ्रेड है वो कंप्यूटेशन के लिए रेडी हो जाएगा। सो इससे आपकी जो वर्किंग स्पीड है वो बेहतर हो जाएगी, आपकी एफिशिएंसी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि इस टाइम पे आपका जो प्रोसेसर है वो कॉन्टीन्यूस वर्किंग में आ चुका है। रियल टाइम सीपीयू स्केजुलिंग क्या है जी? रियल टाइम स्केजुलिंग के अंदर भी हमारे पास सॉफ्ट एंड हार्ड सिस्टम्स मौजूद हैं। दोनों के अंदर क्या है जी, एक तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपके पास एक टास्क चल रहा है, उसके अंदर अगर आपको इंटरप्ट आया है तो आपने उस इंटरप्ट के अगेंस्ट उसकी रेलेवेंट आईएसआर को जो है वो एग्जीक्यूट करना है, या आप इसको कह सकते हैं कि इंटरप्ट सर्विस रूटीन को आपने एग्जीक्यूट करना है। जब आप सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम्स की बात करते हैं तो देयर इज़ नो गारंटी एज टू व्हेन क्रिटिकल रियल टाइम प्रोसेस विल बी स्केड्यूल्ड।
ये आपके पास गारंटी नहीं है कि जो आपके पास क्रिटिकल टास्क आया है इन हैंड, आपने उसको कब स्केड्यूल करेंगे। जबकि जो आपके पास हार्ड रियल टाइम सिस्टम्स हैं, टास्क मस्ट बी सर्विस बाय इट्स डेडलाइन, आपने उसकी डेडलाइन के अंदर जो है वो उसको जो है वो सर्विस करना है। तो इसके अंदर आपको जो दो लेटेंसीज जो है वो आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेंगी। द वन इज़ योर इंटरप्ट लेटेंसी, और दूसरी चीज़ है आपकी डिस्पैच लेटेंसी। इंटरप्ट लेटेंसी क्या है जी? वो टाइम जहाँ पे आपने अपनी वर्किंग को स्टॉप किया था और आईएसआर को एग्जीक्यूशन में लेके आए, इस फेज़ के दरमियान में आपको इंटरप्ट को चेक करना है, इंटरप्ट की टाइप को डिटरमिन करना है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करनी है, आपने टी टास्क को सेव करना है और आईएसआर की जगह को लोड करना है। ये वो टाइम है जिसके अंदर आप मेनली अपनी कोई वर्किंग नहीं परफॉर्म कर रहे, जिसमें आप इसमें सिर्फ आप अपने आप को रीस्केड्यूल कर रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। आपका जो टास्क था वो जो है आपने स्टॉप किया और आपने आईएसआर को स्टार्ट किया। सो ये जो दरमियान का टाइम है ये लेटेंसी टाइम है, इसको आप जितना कम कर लेंगे उतनी आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। जबकि दूसरी चीज़ जो इन चीज़ों को अफेक्ट करती है वो है आपके डिस्पैच लेटेंसी। डिस्पैच लेटेंसी क्या है जी? ये है जी टाइम फॉर स्केड्यूल टू टेक करंट प्रोसेस ऑफ सीपीयू एंड स्विच टू अनदर। ये वो टाइम है जहाँ पे आपने एक प्रोसेस को एक प्रोसेसर पे से एक टास्क को हटाया है और उसकी जगह दूसरे टास्क को जो है वो अवेलेबल किया है। ये जो स्विचिंग की है आपने, ये आपकी डिस्पैच लेटेंसी कहलाती है। फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस जो आपने स्विचिंग की है वो आपकी डिस्पैच लेटेंसी है। जबकि इंटरप्ट लेटेंसी वो है कि जहाँ पे आपने इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करना था आफ्टर जब आपके पास इंटरप्ट आया है। तो जिस पॉइंट पे आपने मेन टास्क को रोक के आईएसआर को एग्जीक्यूट किया है, ये टाइम आपका इंटरप्ट लेटेंसी है। जबकि डिस्पैच लेटेंसी है कि आपने वन टास्क से सेकंड टास्क के ऊपर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की है। सो अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जो रिस्पांस टाइम है, आपके पास एक इंटरप्ट आया है और आपने उसको रिस्पांस किया है। जब आपके पास इंटरप्ट आया है और जब आपने उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट की है, ये आपका रिस्पांस टाइम कहलाता है। जबकि इंटरप्ट प्रोसेसिंग, जिसमें आप ये चेक कर रहे हैं कि कौन सा इंटरप्ट आया है और इसके अगेंस्ट आपने कौन सी आईएसआर को जो है वो एग्जीक्यूट करना है, ये आपकी इंटरप्ट प्रोसेसिंग आ गई। जब आपने डिक्लेयर कर लिया कि आपके पास क्या आईएसआर एग्जीक्यूट होना चाहिए, उसके बाद आप जो है वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करेंगे। आपने जो एक प्रोसेस को रोका है और उसके बाद आपने आईएसआर को एग्जीक्यूट करना है। इस टाइम के दौरान आपने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करनी है ऑफ योर रेगुलर पी विद द आईएसआर's कॉन्टेक्स्ट। तो ये जो टाइम है ये आपकी डिस्पैच लेटेंसी होगी और उसके बाद आपकी जो है वो बेसिकली एग्जीक्यूशन दोबारा स्टार्ट होगी। अब इसके दरमियान जो डिस्पैच लेटेंसी है, इसके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, आपने उनको भी रिजॉल्व करना है और डिस्पैच भी करना है कि जिसके बाद आप जो है अपनी वर्किंग को स्टार्ट कर सकें। सो आपके जो कॉन्फ्लिक्ट फेज़ डिस्पैच में हो सकते हैं, उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो प्रीएम्पशन हो गई आपकी प्रोसेस की रनिंग इन द कर्नल मोड, के आपने जो कर्नल मोड में चीज़ें लेके जाके रन करवानी है तो आपने उसको प्रीएम्प्ट करना है, यानी आपने अपना मोड जो है वो चेंज करना है फ्रॉम यूज़र टू कर्नल या कर्नल टू यूज़र। तो ये आपका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, तो उसको आपने रिजॉल्व करना है। दूसरी चीज़ है रिलीज़ बाय लो प्रायोरिटी प्रोसेस ऑफ रिसोर्सेज नीडेड बाय हाई प्रायोरिटी प्रोसेस। अब आपके पास कुछ ऐसे प्रोसेसेस जो हैं वो रनिंग में हैं जिनकी प्रायोरिटी लो है, क्योंकि इंटरप्ट अगर आपका रनिंग में आ रहा है दैट मीन्स कि वो नॉर्मल जो भी आपका प्रोसेस था उसने उसको बाईपास करके उसको रन करने जा रहा है, और अगर उसको बाईपास करके रन करने जा रहा है दैट मीन्स कि उसकी प्रायोरिटी आपके उस प्रोसेस से ज़्यादा थी।
तो जब आपने ये काम करने जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि जो रिसोर्सेज ऑक्यूपाई हुए हुए थे आपके, जो रेगुलर इंटरवल में आपके प्रोसेसेस रन कर रहे थे, या उस प्रोसेस से लो प्रायोरिटी के जो प्रोसेस हैं वो रन कर रहे थे, उनके पास कुछ ना कुछ उन्होंने रिसोर्सेज जो हैं वो कैप्चर किए हुए थे। तो आपके जो प्रोसेसेस जो उससे लो प्रायोरिटी के थे, उन्होंने कुछ रिसोर्सेज अपने पास होल्ड रखे हुए थे, जस्ट लाइक रैम हो गई या सीपीयू के कुछ रिसोर्सेज हो गए या रजिस्टर्स हो गए, तो आपको वो वकेट करवाने पड़ेंगे ताकि आप अपनी वर्किंग को फुल यूटिलाइजेशन में लेके जा सकें। ये वो रिसोर्सेज आप वकेट करवाएंगे जिसकी ज़रूरत है आपको अपनी वर्किंग को कंप्लीट करवाने के लिए। तो जब आप उसको वकेट करवाएंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर भी आपको जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं कि आपने उनको कहाँ रखना है, उनसे रिलीज़ कैसे करवाना है और उनको दोबारा आपने हैंड ओवर कैसे करना है। सो प्रायोरिटी बेस्ड स्केजुलिंग के अंदर ये है कि आप प्रायोरिटाइज कर देते हैं कि किसको आपने पहले रन करना है और किसको आपने बाद में रन करना है। सो फॉर रियल टाइम स्केजुलिंग, scheduler must support preemptive priority based scheduling, क्योंकि यहाँ पे आपने जब आप रियल टाइम में जा रहे हैं तो आपके पास रियल टाइम के अंदर जो है कुछ ना कुछ ऐसे टास्क क्रिएट हो सकते हैं जिनको आपको जो है वो फौरी तौर पे एंटरटेन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। कोई सिस्टम क्रिटिकल हो सकते हैं, आपका सिस्टम क्रैश हो सकता है इन केस अगर आप उन टास्क को फौरी तौर पे हैंडल नहीं करते। सो वो आपके प्रीएम्प्टिव होंगे, क्योंकि प्रीएम्प्टिव इसलिए क्योंकि आपको जो है नॉर्मल वर्किंग को रोकना पड़ेगा और फिर आपको जो प्रायोरिटाइज्ड टास्क आया है उसको जो है वो फुलफ़िल करना है। तो ये आप डेफिनेटली उस वक्त कर सकेंगे जब आपका प्रायोरिटी अवेलेबल है, और अगर आपने प्रायोरिटी असाइन की हुई हैं तभी आप उन जो प्रोसेसेस को जो है जो इंटरप्ट किया है जिन्होंने, वो उनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, उनको असाइन कर सकते हैं सीपीयू और वो अपनी वर्किंग कर सकें। फॉर हार्ड रियल टाइम मस्ट ऑल्सो प्रोवाइड एबिलिटी टू मीट डेडलाइंस। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके पास जो प्रोसेसेस रनिंग में हैं आपने उनकी डेडलाइंस को भी मीट करना है कि वो अपने वर्क अपने टाइम पीरियड के अंदर या अपनी टाइमलाइन के अंदर अपनी वर्किंग को कंप्लीट कर सकें। Processes have new characteristic, periodic ones require CPU at constant intervals. अब कुछ आपके प्रोसेस ऐसे हैं जिसको एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी सीपीयू पे वर्किंग करनी है। वो हर स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के बाद, अगर सपोज हर 10 सेकंड के बाद उसने अपना एक जो है वो एक एल्गोरिथम जो है वो रन करना है, तो वो एक पीरियोडिक टास्क आपके पास मौजूद है जिसको आपने रन करना है। तो आपको ये देखना है कि जो पीरियोडिक टास्क हैं उनको आप कैसे रन करेंगे। तो उसके लिए आपके पास डेफिनेटली उस पीरियोडिक टाइम टास्क जो आपने एक सर्टेन टाइम के बाद रन करना है उसका एक टाइमलाइन आपके पास मौजूद होगी, जिसके बाद उसने अपने आप को रिपीट करना है। उसकी एक डेडलाइन मौजूद होगी जिसके अंदर अंदर उसने उस टास्क को जो है वो कंप्लीट करना है, और एक उसके पास टाइमलाइन ये मौजूद है टी जिसके अंदर उसने उसको प्रोसेस करना है। सो दैट मीन्स कि आपके पास एक टाइम है जिसके अंदर उसने सीपीयू से वर्किंग कंप्लीट करवानी है, और ये टाइम पीरियड जो है एक डेडलाइन के अंदर उसका कंप्लीट होना चाहिए, और ये जो वर्किंग है ये आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बार बार रिपीट होगी, क्योंकि ये आपका पीरियोडिक टास्क है। सो पीरियड 1 के अंदर उसने एक टास्क कंप्लीट करना है, फिर उसको पीरियोडिक टास्क को कंप्लीट करना है, फिर उसने पीरियोडिक टास्क करना है। या आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि आपने डोर बेल को हर 10 मिनट के बाद जाके देखना है कि क्या कोई बाहर जो है मौजूद है या नहीं। सो अगर ये पीरियोडिक टास्क है तो आपको हर 10 सेकंड के हर 10 मिनट के बाद अगर जाना है तो आपको हर 10 मिनट के बाद एक चक्कर लगाना है। तो उस चक्कर के अंदर जो है वो एक तो इंटरवल आ गया कि आपने हर 10 मिनट के बाद जाके आपने बेल को चेक करना है। अब ये जो आपने जाना है उसका भी आपने एक टाइम कैलकुलेट किया हुआ है, और ये कितना टाइम टोटल कंज्यूम कर सकता है उसके लिए आपने टाइम ऑलरेडी डिसाइडेड किया हुआ है कि इतना टाइम लग सकता है आपको जाने में और इसको चेक करने में। इसके बाद आपके पास आ जाती है विजुअलाइजेशन।
अब विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर्स कौन से हैं, जिस तरह आप विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, विजुअलाइजेशन मेरे मुंह से निकल गया था। वर्चुअल आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, जस्ट लाइक हम एक सॉफ्टवेयर के अंदर एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं जिसके अंदर आपका एक और ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई गेस्ट जो अपनी वर्किंग कर सके। तो वो जो गेस्ट है वो भी डेफिनेटली सीपीयू के ऊपर वर्किंग तो परफॉर्म कर रहा है। तो इफ़ेक्ट्स क्या हमारे पास नज़र आते हैं, ईच गेस्ट इज़ डूइंग इट्स ओन स्केजुलिंग। डेफिनेटली जो आपने वर्चुअलाइजेशन के थ्रू उसको एनवायरनमेंट क्रिएट करके दिया है वो अपने हिसाब से उसकी स्केजुलिंग कर रहा होगा। हर गेस्ट की अपनी वर्चुअलाइजेशन हो सकती है। सपोज़ मैंने एक गेस्ट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 रखा हुआ है, दूसरा उबंटू रखा हुआ है, तीसरा मैक रखा हुआ है। तो तीनों की स्केजुलिंग जो एल्गोरिदम्स हैं या स्केजुलिंग टेक्निक्स हैं वो अलग हो सकती हैं। नॉट नोइंग इट डजेंट ओन द CPU, हालांकि उनको ये फील है कि उनके पास CPU है, जबकि उनके पास एक्चुअल में CPU मौजूद नहीं है, वो आपके वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर के पास मौजूद है। कैन रिजल्ट इन पुअर रिस्पॉन्स टाइम, डेफिनेटली आपका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो उसमें लैग आ सकता है, क्योंकि बीच में एक थर्ड पार्टी मौजूद है जो कि जो है उसको ये बिहेवियर दे रही है कि आपके पास CPU है, जबकि CPU उस सॉफ्टवेयर के पास मौजूद है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम या उस गेस्ट के पास डायरेक्टली वो रिसोर्सेज मौजूद नहीं है। वो रिसोर्सेज आपके वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर के पास मौजूद हैं और उसने वो रिसोर्सेज जो हैं वो आगे जो है उस गेस्ट को जो है वो फराहम किए हैं। सो कैन इफेक्ट टाइम ऑफ डे क्लॉक इन गेस्ट, डेफिनेटली आपके जो उससे आपकी प्रोसेसिंग की स्पीड और टाइमलाइन है वो डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन फ़ायदा क्या है कि आप उसकी जो स्केजुलिंग एल्गोरिदम है वो उसके इफ़ेक्ट्स देख सकते हैं कि किसका इफ़ेक्ट आपको बेहतर है। अगर आप कोई स्केजुलिंग एक ख़ास गेस्ट के लिए डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो, या ख़ास ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो ये आपको एक प्लेटफॉर्म ज़रूर प्रोवाइड कर देगा कि आप उसको कंपैरिजन करके देख लें कि आपका जो एल्गोरिदम है वो कितना इफ़ेक्टिव है। और अगर कोई इसमें कोई बग या कोई प्रॉब्लम आता है तो वो डायरेक्टली आपके इस हार्डवेयर को डायरेक्टली डैमेज नहीं कर रहा होगा, क्योंकि बीच में वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर मौजूद है। तो वो आपके हार्डवेयर के ऊपर जो है उसके इफ़ेक्ट्स आने से रोक देगा, लेकिन आपको एक उसका जो है वो नज़र आ जाएगा कि उसकी परफॉर्मेंस कितनी की बेहतर और कितनी की पुअर जा रही है। अब हमारे पास है कि आप मुख्तलिफ और भी हमारे पास स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स हमारे पास मौजूद हैं। एक आपके पास आ जाता है रेट मोनोटोनिक स्केजुलिंग। इसके अंदर ये है कि एक तो आपने उसकी जो प्रायोरिटी है उसको आपने असाइन किया हुआ है और आपने उनके टाइम पीरियड आपने डिफ़ाइन किए हुए हैं। यानी एक टाइम पीरियड के अंदर आपको एक प्रोसेस को जो है वो मिलेगा, जितना टाइम जिसका कम रह गया है उसकी प्रायोरिटी उतनी बेहतर होती जाएगी। सो इसका तरीक़ेकार आपका ये है कि आपके जितनी प्रायोरिटी, जितना आपका रिमेनिंग टाइम आपका जो है वो कम है, उतनी ही इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। अच्छा, इसके अंदर चीज़ ये है कि आपके पास जो है वो डेडलाइंस मिस हो सकती हैं, क्योंकि जितनी प्रायोरिटी आपकी बढ़ती जाएगी, जितना आपका टाइमलाइन कम होता जाएगा, आपकी उतनी जो है वो बेहतर होती जाएगी। लेकिन जितनी देर आपकी पास जो है वो टाइमलाइन बड़ी है, उतनी आपकी प्रायोरिटी लो है। जितनी प्रायोरिटी लो है उसको उतना टाइम जो है वो CPU के लिए मुश्किल से मिलेगा। तो जितनी आपकी शुरू के अंदर जो टाइमलाइन है उनकी मिसिंग होना जो है वो डेडलाइंस मिस होना शुरू हो सकती हैं। सो ये आपके पास जो इफेक्ट है वो मोनोटोनिक के अंदर आपको जो है वो मिल सकता है। इसकी एक और जो फॉर्म हमारे पास मौजूद है वो है अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट। जिसकी डेडलाइन पहले आ रही है पहले आप उसको प्रायोरिटाइज कर दें। सो दैट मीन्स कि जिसकी डेडलाइन करीब है आप पहले उसको CPU असाइन कर दें ताकि वो अपनी वर्किंग कंप्लीट कर ले अपनी डेडलाइन के अंदर। इससे आपकी जो डेडलाइन मिस वाली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। प्रोपोर्शनल शेयर स्केजुलिंग, आपके पास टोटल टाइम मौजूद है, जितना टाइम मौजूद है उसको जितने प्रोसेसेस आपके पास मौजूद हैं उस पर आप डिवाइड कर दें
और जो हर एक का शेयर वो आप हर एक को परफॉर्म करते हैं ताकि वो अपनी अपनी वर्किंग कर लेता है। सो दिस इज़ योर प्रोपोर्शनल शेयर स्केजलिंग। इसलिए यहाँ आपके पास रियल टाइम पॉजिक्स की मौजूद है। ये जो है किस तरीके से करती है, इसके अंदर आपका फीफो मौजूद है फॉर योर जिसको आप कह लें कि थ्रेड स्केजलिंग के लिए आपके पास फीफो मौजूद है या राउंड रॉबिन मौजूद है। ये दोनों चीज़ें आपकी कहाँ पे यूज़ हो रही हैं, यानी आपने जो सीपीयू की टाइम स्लाइसिंग की हुई है वो आपने फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे की हुई है, और सॉरी राउंड रॉबिन बेस पे की हुई है कि आप जो है वो कर देते हैं जो सीपीयू का टोटल टाइम है उसको आप स्लाइसिंग कर देते हैं अकॉर्डिंग टू कि आपने कितना क्वांटम उनको देना है, और हर क्वांटम के अंदर जो है आप एक अलग जो है वो स्केजुलिंग लगा देते हैं आपके थ्रेड्स की कि आपके पास जो है वो थ्रेड किस तरीके से उस स्लाइस को यूटिलाइज करेगा। सो जिस तरह अब यहाँ पे है कि आपके पास पॉजिक्स जो है वो दो किस्म की स्केजुलिंग टेक्निक्स यूज़ करता है। एक है फीफो जिसमें आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस्ड स्ट्रैटेजी है कि जो पहले आया उसको आपने टाइम स्लाइस एलोकेट कर दिया अपने सीपीयू का, जबकि दूसरी इसकी जो टेक्निक मौजूद है वो है राउंड रॉबिन के आपने टोटल उसकी जो है वो टाइम स्लाइसिंग कर दिया और आपको ने हर एक को एक क्वांटम असाइन कर दिया है। उस क्वांटम के अंदर एक जो थ्रेड है वो आएगा और अपनी वर्किंग को कंप्लीट कर सकता है। ये आप इसका कोड देख सकते हैं कि ये जनरल सूडो आपको नज़र आएगा कि आपकी वर्किंग किस तरीके से परफॉर्म होती है पॉजिक्स के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास जो है वो लिनक्स की भी स्केजुलिंग मौजूद है, विंडोज़ की और सोलारिस की। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो लिनक्स की स्केजुलिंग है जो कि थ्रू 2.5 वर्जन तक हमारे पास नज़र आती है। एक तो ये कि इसके अंदर हमें प्रीएम्प्टिव और प्रायोरिटी बेस्ड स्केजुलिंग नज़र आती है। दो प्रायोरिटी रेंजेस हमारे पास मौजूद हैं, टाइम शेयरिंग एंड रियल टाइम। ये दोनों प्रायोरिटी रेंजेस हमारे पास मौजूद हैं लाइनक्स के अंदर। और जो रियल टाइम रेंज मौजूद है, रियल टाइम से मुराद ये है कि यहाँ पे आपको जो इंटरप्ट है वो भी अवेलेबल है कि आप टाइम शेयरिंग करके वर्किंग कर रहे हैं और अगर एक कोई अर्जेंसी बेस्ड आपके पास आ जाता है तो आप अर्जेंसी बेस आपके पास कोई प्रोसेस आ जाता है तो आप उसको भी जो है वो प्रोसेस जो है प्रोसेसर असाइन कर सकते हैं। सो इसके लिए जो रेंजेस मौजूद हैं वो आपके पास एक तो 0 to 99 रेंज मौजूद है और दूसरी 100 से 140 की रेंज मौजूद है। इसी तरह जो इससे आगे की स्केजुलिंग है वर्जन हमारे पास मौजूद है लाइनक्स में, वो आपकी कम्प्लीटली फेयर स्केजुलर है। ये आपको एज ए टास्क है कि इसमें आपने देखें कि आपका CFS क्या है और CFS कैसे वर्किंग को परफॉर्म करता है। जो हमने बात की है प्रायोरिटी की कि हमारे पास जो रियल टाइम है उसकी दो रेंजेस मौजूद हैं, एक 0 to 99 और 100 to 140 आप कह लें या 139 आप कह लेते हैं। तो ये आपका रियल टाइम आपके पास प्रायोरिटी मौजूद है, इनकी हायर प्रायोरिटी है, जितना नंबर छोटा होगा उतनी उसकी प्रायोरिटी हाई होगी और जितना लोअर नंबर होता है उसकी प्रायोरिटी उतनी जो है वो कम होती जाती है। रियल टाइम वाले प्रोसेसेस वो हैं जिनको रियल टाइम के अंदर फौरी तौर पे जो है वो आपको प्रोसेसर असाइन करना पड़ सकता है। नॉर्मल वो हैं जो आपके जनरल आप वर्किंग कर रहे थे। जब आपको रियल टाइम प्रोसेस अराइव करेगा तो आप नॉर्मल को हॉल्ट करेंगे और रियल टाइम को जो है वो वर्किंग के ऊपर जो है वो असाइन करेंगे अपने रिसोर्सेज को। इसी तरह जब हम विंडो की स्केजुलिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर एक तो हमारे पास प्रायोरिटी बेस्ड प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग मौजूद है। हाईएस्ट प्रायोरिटी थ्रेड रन्स नेक्स्ट, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी वो अगली रनिंग उसी की होगी। दूसरी चीज़ ये है कि डिस्पैचर जो है उसकी भी स्केजुलिंग है कि आपने जो डिस्पैच करना है उसको आप अलाइन करें कि किस तरीके से आपने
कौन से टास्क को जो है वो कॉन्टेक्स्ट स्विच करवाना है और दूसरे को लेके आना है। थ्रेड उस वक्त तक रन करेगा जब तक आपका एक ब्लॉक्स मौजूद हैं, दूसरी चीज़ है आपके पास टाइम स्लाइस मौजूद है प्रिंटेड बाय हायर प्रायोरिटी थ्रेड। जब तक आप उसको हायर प्रायोरिटी के थ्रेड के साथ जो है वो प्रीएम्प्ट नहीं कर देते, तब तक वो आपका जो एक थ्रेड है वो रनिंग पोजीशन में रहेगा। इसकी जो प्रायोरिटी स्कीम है वो 32 लेवल की है, और रियल टाइम जो इसकी क्लास मौजूद है, यानी रियल टाइम जो प्रोसेसेस या इंटरप्शन मौजूद है वो 16 to 31 है, जबकि वेरिएबल क्लास जो है वो 1 to 15 मौजूद है। जो प्रायोरिटी ज़ीरो है ये मेमोरी मैनेजमेंट के लिए थ्रेड है, दैट मीन्स के जो सिस्टम के लिए क्रिटिकल आ जाती हैं वो आपकी प्रायोरिटी ज़ीरो पे है। बात वहीं पे फिर दोबारा आ जाएगी, जितना नंबर छोटा होगा उतना नंबर जो है वो ज़्यादा क्रिटिकल होगा, या उसकी प्रायोरिटी उतनी ज़्यादा हाई होगी। इसी तरह हमने जिसमें पहले भी देखा था कि हमने इसके अंदर हर एक के लिए जितने भी आपकी प्रायोरिटी लेवल्स बनते जाएंगे, उन हर प्रायोरिटी लेवल के ऊपर इसके लिए एक क्यू मौजूद है। अगर प्रायोरिटी ज़ीरो के कोई 4 प्रोसेसेस आपके पास आ जाते हैं तो वो जिस तरह आते जाएंगे वो आपके क्यू में लगते जाएंगे, और वो क्यू में लगने के बाद वो सर्विस होते जाएंगे। अच्छा, ये आपके पास विंडोज़ की प्रायोरिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं कि आपके पास अम, जो कह लें आपके पास जो क्यूज़ मौजूद हैं वो आपके पास आ गई, टाइम क्रिटिकल भी आ गई, हाई लेवल और अबव नॉर्मल प्रायोरिटी की आ गई, नॉर्मल आ गया, बिलो एंड लो एंड आइडल जो आपके पास वो हैं। अब क्रिटिकल टाइम लाइन जो है जिसके पास है उसके अंदर आपके पास रियल टाइम भी प्रोसेस आ सकता है। अगर वो रियल टाइम आएगा तो उसकी आप देखें उसके पास जो प्रायोरिटी लेवल है उसकी जो प्रायोरिटी है वो सबसे आपको हाई नज़र आएगी, जबकि उसके बाद जो अगला नंबर आएगा वो है आपकी हाई प्रायोरिटी, देन अबव नॉर्मल, नॉर्मल एंड लो प्रायोरिटी। इसी तरह यानी आप इसको मैप करते जाएंगे तो जो मोस्ट क्रिटिकल है वो उसका नंबर आपको ये नज़र आ रहा है, और जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास आता है, यानी प्रायोरिटी भी आइडल है और आपके पास जो प्रोसेस आता है वो भी आइडल है, यानी आपका प्रोसेसर भी आइडल है, तो वो उसके लिए जो विंडोज़ की प्रायोरिटी होगी वो 1 होगी। सो ये आप उसकी जो है वो मैपिंग कर सकते हैं विंडोज़ की प्रायोरिटी की, कि जो आपके प्रोसेस की जो आपके पास प्रोसेस आ रहा है और आपकी जो प्रोसेसर ने जो उसको असाइन की हुई हैं कहना चाहिए क्यूज़, उसके अंदर किस में जाएगा तो उसको क्या बेनिफिट उसको मिलेंगे। जब सोलारिस की बात करते हैं तो इसके अंदर भी हमें प्रायोरिटी बेस्ड स्केजुलिंग नज़र आती है। सो बेसिकली आपके जो जितने भी मॉडर्न डे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उसके अंदर आपको प्रायोरिटी बेस्ड स्केजुलिंग नज़र आती है। अगर आप तीनों क्लासेस में देखेंगे तो आपको तीनों क्लासेस के अंदर प्रायोरिटी नज़र आई है। इसके अंदर आपकी 3 मेन क्लासेस मौजूद हैं। एक आपकी टाइम शेयरिंग आ गई, दूसरा इंटरेक्टिव आपकी क्लास मौजूद है, थर्ड वन इज़ योर रियल टाइम प्रोसेसेस की क्लास आ गई, चौथी आपके सिस्टम की आ गई, फेयर शेयर और फिक्स्ड प्रायोरिटी। गिवन थ्रेड कैन बी इन वन क्लास एट अ टाइम। इनमें से किसी एक के अंदर आपका जो थ्रेड है, जो प्रोसेस आप एग्जीक्यूट करवा रहे हैं उसका थ्रेड इनमें से किसी एक क्लास के अंदर मौजूद हो सकता है, हर एक के अंदर, यानी मल्टीपल में मौजूद नहीं हो सकता। ईच क्लास हैज़ इट्स ओन स्केजुलिंग एल्गोरिदम, यानी ज़रूरी नहीं है कि जो इंटरेक्टिव के ऊपर जो आपका एल्गोरिदम लगा हुआ है वही आपका जो है वो टाइम शेयरिंग के ऊपर लगा होगा, या जो टाइम शेयरिंग पे लगा है वो रियल टाइम पे लगा होगा। ये पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि जो है वो एक जैसी हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक के ऊपर जो है वो एक ही एल्गोरिदम लगा हो। ये डिपेंड करता है कि उसने आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको किस तरह ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है। लिहाजा ये आपकी 6 की 6 जो क्लासेस हैं स्केजुलिंग, उसके अंदर हर एक की जो स्केजुलिंग है वो अलग हो सकती है। जो आपकी टाइम शेयरिंग है उसकी मल्टी लेवल फीडबैक क्यू मौजूद है। जिस तरह हमने पहले देखा था कि आपके पास एक जो जॉब आती है वो क्वांटम 8 में जाती है, फिर क्वांटम 16 में जाती है, और अगर तब भी वो अपनी वर्किंग कंप्लीट नहीं कर पाती तो वो जो है
फिर आपके जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सेव में चली जाती है ताकि वो अपनी वर्किंग को कंप्लीट कर सके। इसी तरह जो इसकी प्रायोरिटी लेवल्स हैं वो भी इसमें डिफ़ाइन है कि आपने जो प्रायोरिटी ज़ीरो पे मौजूद है उसको जो टाइम क्वांटम मिलेगा वो 200 यूनिट का होगा, यानी यूनिट टाइम आपको जो 200 क्वांटम है वो अवेलेबल होगा, ताकि वो अपनी वर्किंग को जो है वो अपनी वर्किंग को कंप्लीट कर सके। इसकी एक्सपायरेशन कोई नहीं है, यानी आपने जो एक मरतबा स्टार्ट किया है, जो प्रायोरिटी ज़ीरो पे आया है, उसने अपनी वर्किंग को कंप्लीट करना है। रिटर्न फ्रॉम स्लीप भी करेगा और सब कुछ करेगा, यानी अगर आपने उसका क्वांटम ख़त्म हो भी गया तो भी वो वापस आ जाएगा उसी वक्त ही। क्यों? क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज़ीरो है। जबकि ये काम नीचे जितना जाते जाता है उसका टाइमलाइन भी कम होता जाएगा, उसकी प्रायोरिटी भी कम होती जाएगी, उसकी एक्सपायरेशन भी आ जाएगी कि मैक्सिमम 5 मरतबा जो है वो आ सकता है, टाइम को 5 मरतबा एक्सपायर करवा सकता है, उसके बाद वो स्लीप से रिटर्न कर सकता है। तो ये चीज़ें आपकी जो हैं वो प्रायोरिटीज़ के साथ जो हैं वो चेंज होना शुरू हो जाएंगी इसके डिस्पैचर के अंदर। जब आप इसकी स्केजुलिंग देखेंगे तो ग्लोबल प्रायोरिटी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट प्रायोरिटी आपके थ्रेड को है, सॉरी इंटरप्ट को है, उसके बाद आपके रियल टाइम को है, फिर सिस्टम को है, उसके बाद आपके पास जो है जो कैटेगरी आती है जिसमें आपकी फिक्स प्रायोरिटी या फेयर शेयर की आती है, ये आपकी लोएस्ट प्रायोरिटी के अंदर आ जाते हैं। सो जब आपके स्केजुलिंग ऑर्डर आपको करना पड़ेगा तो इसी तरीके से है कि जितनी प्रायोरिटी हायर है उतनी ही आप उसकी स्केजुलिंग जो है वो पहले करेंगे। सो अगर आपका इंटरप्ट आया तो पहले आप उसको स्केजल करेंगे, उसके बाद आप रियल टाइम को करेंगे, और अगर आपके पास एंड पे जो चीज़ें आएंगी, आपके पास अगर ये सिस्टम क्रिटिकल चीज़ें नहीं चल रही तो फिर एंड पे आप जो है वो टाइम शेयरिंग या इंटरेक्टिव थ्रेड्स को जो है वो रन करेंगे। इसके अंदर भी जो आपको नज़र आएगी, एक तो जिसकी प्रायोरिटी हाई है उसकी रनिंग अगली होगी, यानी अगला जो भी आपका प्रोसेस जो है रन करेगा सीपीयू रिसोर्सेज के साथ, वो वाला करेगा जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी। कब तक करेगा? जब तक उसके पास ब्लॉक्स ऑफ डाटा मौजूद है, टाइम स्लाइस उसका अवेलेबल है, और जब तक उसको रोक नहीं दिया जाता बाय एनी हाई प्रायोरिटी थ्रेड। ये सेम वही चीज़ है जिस तरह हमने पहले देखा था। हाँ, अगर आपके पास मल्टीपल थ्रेड्स ऐसे आ जाते हैं जिनकी प्रायोरिटी सेम है तो आप वहाँ पे राउंड रॉबिन लगाएंगे कि आप उनके अंदर टाइम शेयरिंग कर देंगे कि ये दोनों थ्रेड सेम है, लेवल पे हैं, तो कुछ टाइम आपने प्रोसेस 1 को दे दिया, कुछ टाइम आपने प्रोसेस 2 को दे दिया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आप एल्गोरिदम को एवेलुएट कैसे करते हैं। जब आपने एवेलुएट करना है तो आपने उसको आपने एक मॉडल प्रोवाइड करना है, आपने कि आपका एल्गोरिदम कितना का एफिशिएंट है। आपने कुछ प्रोसेस दे देते हैं और उनका आपने कुछ बर्स्ट टाइम दे दिया, और उसके ऊपर आप डिटरमिन करेंगे कि क्या उसकी वर्किंग कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है। तो सबसे पहले जो है वो आपको एक तो क्राइटेरिया डिफाइन करना पड़ेगा कि किस बेसिस के ऊपर जो है वो आप उसको एवेलुएट करने जा रहे हैं। डेफिनेटली जब हम बात कर रहे हैं कि हमने इंटरेक्टिव के लिए एक एल्गोरिदम लगाया है और दूसरे रियल टाइम के लिए अगर हमने कोई और एल्गोरिदम लगाया है, तो डेफिनेटली हमारी उनकी जो नीड्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो हमें उन नीड्स को बेस के ऊपर अपना क्राइटेरिया डिफाइन करना पड़ेगा कि हम इसकी क्या नीड है, तो उसके बेस के ऊपर हम उसको वैल्यूएट कर सकें कि हमारा एल्गोरिदम इसके लिए, इस काम के लिए कौन सा एल्गोरिदम बेहतर है। और जब हम उस क्राइटेरिया को डिफाइन कर लेंगे तो उसकी बेसिस के ऊपर हम अपने जो एल्गोरिदम्स हैं उनको, उनकी वर्किंग को परफॉर्म करके देखेंगे, और उसके ऊपर हम चेक करेंगे कि हमारा मॉडल कितना अच्छा जो है वो वर्किंग करता है। सो कंसीडर करते हैं अगर हमने एक चेक करना है कि हमारा सीपीयू एल्गोरिदम कितना अच्छा है एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, तो हमने कुछ सैम्पल प्रोसेसेस जनरेट करेंगे जिनका हमने बस टाइम डिफाइन किया होगा। अब ये जो हमने डिफाइंड बस टाइम है इसके अगेंस्ट प्रोसेसेस का, उसके अगेंस्ट हम उसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पे लेट से हियर के हमारे पास टाइम ज़ीरो के ऊपर वो अराइव हुए हैं। तो अगर ये 5 के 5 प्रोसेस टाइम ज़ीरो पे अराइव हुए हैं तो हमारी परफॉर्मेंस कौन सा जो एल्गोरिथम बेहतर देगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने डिटर्मिन करना शुरू किया, हमने इस पे एल्गोरिदम्स लगाए। हमने अगर यही एल्गोरिथम एफ सी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लगाया तो हमने देखा कि जो उसका वेटिंग टाइम है वो 28 मिली सेकेंड है,
दूसरा जो है नॉन प्रिएम्प्टिव जो है वो 13 मिली सेकेंड है, और तीसरा जो है राउंड रॉबिन वो 13 मिली सेकेंड है। तो अगर आप यहाँ पे वेटिंग टाइम को अगर हमें कैलकुलेट करना ज़रूरी है कि हमारा वेटिंग टाइम कम से कम हो अगर हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो हमें ये देखना चाहिए कि जो नॉन प्रीएम्प्टिव है वो हमें लीस्ट वेटिंग टाइम दे रहा है। सो डिपेंडिंग ऑन दी नीड्स आपका एल्गोरिदम जो बेहतर परफॉर्मेंस देगा हम उसको यूटिलाइज करेंगे फॉर अ पर्टिकुलर टास्क। Queuing model describing the arrival of processes and CPU and IO burst, probably commonly exponential and described by means computer average throughput, utilization, waiting time, etc. क्यूइंग मॉडल जो है आपने किस तरह का रखना है, क्यू आपने किस तरह की यूटिलाइज करनी है, इसके ऊपर ये भी आपका जो है डिपेंड करता है कि आपका वर्किंग किस किस्म की है, आपके सीपीयू और आईओ बर्स्ट किस किस्म के चलते हैं। अगर आपके पास ज़्यादातर प्रोसेसेस सीपीयू बर्स्ट के आते हैं तो आप उसके मॉडलिंग क्यू किसी और तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास फ्रीक्वेंटली ऐसे प्रोसेस आ रहे हैं जिसकी जो कि आईओ बाउंड प्रोसेसेस हैं, या आप जिनको ये कह सकते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन जो है वो आईओ की ज़रूरत पड़ती है, तो डेफिनेटली वो अगर आप वही मॉडल यूज़ करेंगे जो कि आपका सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस के लिए है, तो वो आपको परफॉर्मेंस जो है वो डिग्रेड करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो आपका वेटिंग टाइम डिस्टर्ब कर देगा, आपका थ्रूपुट और यूटिलाइजेशन उसको भी आपका जो है वो डैमेज करेगा। हमारे पास यहाँ पे एक लिटिल फार्मूला है जो हमें डिस्क्राइब करता है कि आपकी जो क्यू की लेंथ है वो किस किस्म की होनी चाहिए। ये हम कैसे डिफाइन करते हैं, n इज इक्वल टू लेमडा डब्ल्यू, वे n इज़ द एवरेज क्यू लेंथ, W is the average waiting time in a queue, और lambda is equal to the average arrival rate into the queue। आपके पास आपकी जो लेंथ है वो उसके अंदर इतनी लेंथ होनी चाहिए कि वो अकोमोडेट कर सके कि जो आपके पास एवरेज अराइवल आ रही है और एवरेज वेटिंग टाइम एक प्रोसेस को लग रहा है उसके अंदर रिजाइड करने के लिए, ताकि आपका क्यू इस तरह मेंटेन रह सके कि जितने उसके अंदर आपके पास प्रोसेसेस आ रहे हैं वो और जितने उससे क्यू से निकलते जा रहे हैं ये रेशो आपकी मेंटेन रह सके। क्योंकि अगर ये मेंटेन नहीं होगी तो या तो चौक होना शुरू हो जाएगा आपका सिस्टम, या फिर आपकी क्यू एम्प्टी रहेगी और आपका जो है वो अगर क्यू ज़्यादा एम्प्टी रह रही है तो वो भी एक आपकी जो है एफिशिएंसी डाउन करना शुरू कर देगी। सो एग्जांपल लेते हैं कि इफ़ एन ऑन एन एवरेज आपके पास 7 प्रोसेस अराइव करते हैं पर सेकेंड, और नॉर्मली आपके पास जो है वो 14 प्रोसेस इन क्यू रहते हैं, तो आप एवरेज वेटिंग टाइम पर सेकंड अगर आप निकालेंगे तो तकरीबन 2 सेकंड का आपका वेट होगा। सो दैट मीन्स कि अगर आपके पास जो क्यू है वो 14 की है और अराइवल जो है आपके पास वो रेट जो है वो 7 प्रोसेसेस का है, तो आप डिवाइड कर सकते हैं। तो वेटिंग टाइम का यानी हर प्रोसेस को अप्रॉक्सीमेटली जो वेट करना पड़ रहा है वो 2 सेकंड का करना पड़ रहा है। सिमुलेशन डेफिनेटली अगर आपने कोई क्यूइंग मॉडल को इम्प्लीमेंट करना है तो पहले आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे सिमुलेशन के थ्रू। डेफिनेटली आप डायरेक्टली उसको जो है हार्डवेयर के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आप उसको सिमुलेट करेंगे ताकि उसकी एक्यूरेसी और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप उसको फिक्स कर सकें और उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की तरफ लेके जा सकें और मैक्सिमम ऑप्टिमाइज़ कर सकें। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे पास सिमुलेशंस सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जिसके अंदर आप जो है सिमुलेट कर सकते हैं। आप उसको एक सैम्पल डाटा देते हैं और उसके ऊपर उसकी वर्किंग देखते हैं कि वो उसका परफॉर्मेंस कैसे आपको जो है वो प्रोवाइड करेगा। सो लेट्स से कि आप के पास एक्चुअल प्रोसेस की एग्जीक्यूशंस मौजूद हैं, आपने उनकी उनका जो प्रोसेस की आपको मौजूद है कि जी एक सीपीयू ने इतना बर्स्ट आपका सीपीयू का यूज़ किया और इतना आपका आईओ बर्स्ट यूज़ किया। तो ये जो आपके पास एक ऑलरेडी डाटा मौजूद है वो आपने सिमुलेटर के अंदर डाला और उसके ऊपर आपने अपना जो है वो एल्गोरिदम जो आपने एक स्पेशल क्यू के लिए आपने डिज़ाइन किया है कि ये वाला एल्गोरिदम यहाँ पे लगना चाहिए, आप उसको वहाँ पे लगाते हैं और उसके ऊपर जो है आप एक सैम्पल डाटा जो है वो थ्रो करते हैं। तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो उसके जो है वो पैरामीटर्स आपके पास आ जाते हैं। तो आप जब उसके बाद पैरामीटर्स आ जाएंगे आप उसके स्टैटिस्टिक्स को मॉनिटर करते हुए देख सकते हैं कि क्या उसकी परफॉर्मेंस इस काबिल है कि आप उस पर्टिकुलर स्केजुलिंग टेक्निक को
वहाँ पे यूज़ करें एक स्केजुलर के लिए, सीपीयू स्केजुलर के लिए। अगर तो आपको बस अच्छा रिजल्ट आता है देन यू गो फॉर इट, अगर नहीं आता तो डेफिनेटली आप उसकी ऑप्टिमाइजेशन करेंगे या कोई अल्टरनेटिव जो है वो एल्गोरिदम जो है वो चूज़ करेंगे फॉर योर सीपीयू स्केजुलिंग। सो जब आपने कर ली है तो ये चीज़ ज़हन में रखें कि जब आपने सिमुलेशन कर ली है तो हर सिमुलेशन की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं एक्यूरेसी की। जो आपका सिमुलेटर है वो आपको नियर टू रियल ग्राउंड आपको परफॉर्मेंस देता है, लेकिन वो एक्चुअल ग्राउंड नहीं है, क्योंकि जो रियल टाइम में आपने परफॉर्मेंस देनी है वो आपको जाके ही पता लगेगा, हार्डवेयर पे इम्प्लीमेंट करके ही पता लगेगा। हाँ, आपको कुछ रियल टाइम का आपको आइडिया ज़रूर हो जाएगा कि आपने कितना का अच्छा उसकी परफॉर्मेंस आ सकती है। तो जब आप उसको इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो हम सिमुलेशन इसलिए पहले कर रहे होते हैं क्योंकि हमें फ़ायदा ही होता है कि हम उसकी एक टेस्टिंग करके देखने के अगर वो इसके रिजल्ट्स इतने ही ज़्यादा पुअर हैं तो हम उसको पिछले पॉइंट के ऊपर ही निगलेक्ट कर दें, और जो हम उसकी जो जो चोज़न वंस हैं उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट के लिए लेके जाएं। क्यों? क्योंकि जो इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है। नंबर दो, जो रिस्क हैं वो भी आपके पास वेरी करता है कि आपने एक इम्प्लीमेंट कर दिया है वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता। तीसरी, किस एनवायरनमेंट में उसने यूटिलाइजेशन में जाना है, आप किस तरह के डाटा के लिए उसने यूज़ होना है, ये भी वेरी कर रहा है। तो ये आपके लिए जस्ट इम्प्लीमेंटेशन आप सीधा सीधा जाके कर दें तो वो जो है वो इतना अच्छे कोई परफॉर्मेंस नहीं दे सकेगा। इसलिए हम पहले कोशिश करते हैं कि सिमुलेट करें, उससे जो हमें बेहतर रिजल्ट मिलते हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करके उसको फाइनलाइज कर लें। So this was your chapter number 6 of your CPU scheduling. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।